बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हुकरामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इसराइली मीडिया ये दावा कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान झगड़ा खुली जंग में बदलने वाला है। क्या अमरीकी सदर और किसी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान ऐसी खुली जंग मुमकिन है? डोनाल्ड ट्रंप जैसा पागल शख्स ये कर सकता है। अच्छा, मुगल साहब, आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी दिन डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस की ये ब्रीफिंग रूम में नमूदार हो और अपनी तर्जुमान को साइड पे हटाए, मीडिया को कहे कि देखो मैं अपने हाथ पे काटी कितनी अच्छी काटता हूँ। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो काम शुरू किया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, इसको कहते हैं कि कब्र एक और मुर्दे दो। सरेदस्त जब हम बात कर रहे हैं तो आप ये समझ जाएं कि या डोनाल्ड ट्रंप गया या नेतन्याहू गया। अच्छा, अब इन दोनों में से एक बंदा सरवाइव करेगा और एक बंदा, उसके साथ बहुत बुरी होने वाली है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप होता है या ये नेतन्याहू होता है, इट इज़ एनीबडीज गैस। राइट। और ये 78 साल में पहली मर्तबा है कि जिस सहूनी लॉबी, जिस ज़ायनिस्ट लॉबी का कहा जाता है ना कि ये इसका इतना इन्फ्लुएंस है, इसने इस भरपूर तरीके से जकड़ा हुआ है अमरीकी पॉलिसी मेकर्स को कि वो इसके चुंगल से आज़ाद नहीं हो सकते। दिस ग्रिप हैज़ बीन पुट टू टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक दिस इन 78 ईयर्स। एब्सोल्युटली। 1948 से 2026 तक ये पहली मर्तबा है कि ये इतनी खतरनाक लड़ाई में कन्वर्ट हुआ है। आज मेरे पास वीडियो में सुनवाने के लिए बहुत कुछ है। सही। और इस जंग ने, आपको याद होगा कि हमने बार बार कहा था कि ये जंग बहुत गुल खिलाएगी। ये वो चीज़ें, अब मनाजिर आप देखेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिकल मंजरनामे पर जो इससे पहले कोई शख्स गुमान नहीं कर सकता था, तसव्वुर नहीं कर सकता था। और इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उसकी वजह यह है कि जब आपकी ज़ाती तौर पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं ना, तो आप ऐसे ऐसे पोल खोलने लग जाते हैं, बजाय इसके कि मैं अभी करंट जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन पर आऊँ। इसराइल को एक्सपोज अमेरिकन कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? आप ये सोच सकते थे 28 फरवरी से पहले कोई शख्स ये गुमान कर सकता था कि इसराइली इंतज़ामिया किस तरीके से अपनी जेनोसाइडल नस्ल कुशी की मुहिम जो है वो जारी रखने के लिए अमरीकी पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करती है? इसके राज अमरीकी खुद खोलेंगे। हिलरी क्लिंटन ने इस दौरान इंटरव्यू दिया है जी, और उसने जो इंकशाफ किया है कि जब वो वज़ीर ख़ारजा थी अमेरिका की, तो यही नेतन्याहू और उस वक्त का फॉरेन मिनिस्टर किस तरीके से अमरीकी इंतज़ामिया को उकसाते रहे। और फिर हम बात करेंगे जो चैनल 12 रिपोर्ट कर रहा है कि नेतन्याहू के इस झगड़े में मुकाम वहाँ पर आ गया है कि जहाँ पर यायर लिपिड, नफ्ताली बेनेट, बेनी गांट्स और चंद दीगर पॉलिटिशियंस को क्वाइटली बैक चैनल से अमरीकियों ने राब्ते शुरू कर दिया और नेतन्याहू का अगला स्टॉप जो है वो जेल है। सही। और नेतन्याहू इज ओवर, उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। इस स्टोरी पे आने से पहले जरा सुन लें कि हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा है। ये जरा सुने the then defense शुरू से। You're saying you were being played all the time. When I was secretary, it was a constant, theme by Netanyahu and his then government, the then defense minister Ehud Barak, the former prime minister. It was relentless. It was a constant push. I remember. What would he say to you? What? What would he say to you? He would basically say, you need to support us in attacking Iran. And back then, this was, 2009 to the end of 2012, we had more capacity than Israel did on several fronts to do that. And so there was a constant argument that we would have. And I remember one day, I was on the phone for hours with Ehud, with Bibi, with others, and they would say things like, our planes are on the tarmac. And I'd say, well, good luck. I mean, great. Why are you doing this? Where else would planes be? Yes, other than in the air? but on the tarmac, ready to take off. Yes. Well, they'd be in the hangar, but they were on the tarmac. And you would say things. You're saying you were being played all the time. I mean, यानी ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट है जो ये एतराफ़ कर रही है कि
2009 سے 2012 تک اسرائیلیوں نے وہ گیم کھیلی کہ ان کو مجبور کرتے رہے کہ بس ہم تو جس طرح وہ کوئی بچہ نہیں ہوتا وہ دکان پہ جانے کی ضد کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ باہر اگر اکیلا نکل جائے گا تو اس کو کوئی پکڑ کے نہ لے جائے, اس کو کوئی اغوا نہ کر لے, حادثہ نہ ہو جائے, اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے, سڑک کراس کرتے ہوئے اس کو چوٹ نہ لگ جائے یا ایسے کوئی پیسے نہ چھین لے. اور آپ کہتے ہیں وہ بچہ آپ کو دھمکی دیتا ہے جب آپ نہیں جا رہے ہوتے کہ اچھا بس پھر میں اکیلا جا رہا ہوں, پھر آپ مجبوراً اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. یہ بچوں کی طرح اسرائیلی جو ہیں وہ امریکیوں کو کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے پھر ہمارے جہاز ریڈی کھڑے ہیں, ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ جواب میں ہمارے پہ حملہ ہوگا پھر تم کیا کرو گے. تو یہ ہلری کلنٹن انکشاف کر رہی ہے. اور اب ایکزیوس کے انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ریسنٹ انٹرویو میں یہ انکشاف کیا ہے کہ جو قاسم سلیمانی کی شہادت کا واقعہ ہوا جب انہیں ابو مہدی المہندس کے ساتھ بغداد ایئرپورٹ کے باہر نشانہ بنایا گیا, یہ بھی جوائنٹ آپریشن تھا, اسرائیل اور امریکہ نے مل کے کرنا تھا, لیکن آخری وقت پر نیتن یاہو بیک آؤٹ کر گیا اور پھر ہم نے اکیلے یہ کیری آؤٹ کیا. یہ وہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے جو ادروائز سامنے نہ آتی. اس سے پہلے تو یہی تھا نا کہ جوائنٹ آپریشن تھا, تو یہ راز خود ایک دوسرے کے کھولنا شروع کر دیے, ایک دوسرے کی دھوتی اتارنا شروع کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے G7 سمٹ کے موقع پہ جو بات کی اس کے بعد اس نے ایکسیوس پہ آ کے یہ انٹرویو دیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ معمولی بات نہیں کر رہا. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا, اور کہتا ہے یہ سارے کھلونے میرے ہیں, یہ جو B-52 ہے, یہ جو طیارے ہیں, یہ جو میزائل ہیں, یہ سارا کچھ یہ میرا ہے, اور اگر میں نہ ہوتا اسرائیل would have been eviscerated, جی تباہ ہو جاتا, صفحہ ہستی سے مٹ ایران جاتا, ختم کر دیتا. بلکہ ابھی یہ اس لڑائی کو آپ اس جھگڑے کو پراپر لڑائی میں تبدیل ہوتے دیکھیں. اصل ہمارے لیے سوال اور سرپرائزنگ ایلیمنٹ یہ ہے کہ کیا یہ جو زائنسٹ لابی یا زائنزم ہے اس کو جس طریقے سے ایکسپوز کرنا شروع کیا ہے ایک امریکن پریزیڈنٹ نے, who has a plethora of information, پتہ ہے کہ بیک ڈور فلاں چیز, ہر چیز تک ایکسیس ہے, انفارمیشن کے بام شیلز اس کے پاس موجود ہیں. کیا یہ لڑائی دو شخصیات کی لڑائی رہے گی یا یہ باقاعدہ اسرائیل اور امریکہ کی لڑائی میں کنورٹ ہو جائے گی؟ کیونکہ اس وقت یہ طے شدہ بات ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا جو اس وقت آبجیکٹو ہے یا جو ان کا انٹرسٹ ہے اس سے اسرائیلی انٹرسٹ کلیش کر رہا ہے. اسرائیل کو لگتا ہے کہ وی آر دا لوزرز, وی ہیو مسڈ دا گولڈن اپرچونٹی, دی اونلی اینڈ لاسٹ چانس کہ جہاں پر ہم ایران جو ہے اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے, اپنی مرضی کی حکومت لے آتے. ڈونلڈ ٹرمپ بکری ہو گیا, ڈونلڈ ٹرمپ بھاگ گیا, اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. یہ سنیں ذرا ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا ہے. If it weren't for Donald Trump and Bibi Netanyahu worked well with me, but he will tell you, we're the ones with the guns, we're the ones with the whole deal, we're the ones with the B-2 bombers, etc. If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated. Your relationship with Netanyahu. یعنی اب وہ باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو یہ جیل میں ہوتا. میں نے اس کو کہا ہے اور مجھے نہیں اچھا لگا کہ اس نے عین اس وقت جب میں ڈیل سائن کرنے والا تھا, میری برتھ ڈے کے موقع پہ اس نے جناب لبنان پہ بمباری شروع کر دی اور ڈیل ڈیلے ہو گئی. اس سے پہلے اس نے حملہ کیا اور میں نے اس کو بتایا کہ اگر یہ حملہ کرے گا تو تو اکیلا ہوگا. اور وہ حملہ باقاعدہ اسرائیل نے کیا تھا اور امریکیوں نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. ایرانیوں نے جو ریٹیلیٹ کیا وہ اسرائیل کے خلاف کیا. صحیح. اور امریکی کسی اس کو نشانہ نہیں بنایا, صرف ارلی وارننگ کے کچھ جو چیزیں استعمال ہوئی تھی وہاں پر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا. پھر آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ جو جے ڈی وینس ہے اس نے بڑھ چڑھ کے کھل کے بولا, اس کے خلاف بات کرنا شروع کر دی ہے. تو یہ جو بیسکلی امریکہ میں اپنی لابی کو ایکٹیویٹ کیا ہے, جب آپ لیون جیسے لوگوں کو, جب آپ مزید ان کے جو ماؤتھ پیسز ہیں جو ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس اینڈ اکراس دیز لائنز ان کے وہاں پر ایسٹس موجود ہیں, انہوں نے جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اٹیک کرنا شروع کیا ہے, تو یا تو دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ سروائیو نہیں کرے گا. اگر تو واقعی صہیونی لابی ابھی بھی نیتن یاہو کو اپنے لیے ضروری سمجھتی ہے, امپورٹنٹ سمجھتی ہے, اور اگر انہوں نے ہی پتہ صاف کر دیا پھر اور معاملہ ہوگا. ادروائز آپ دیکھیں کہ جو نیتن یاہو نے انٹرویو دیا تھا 60 منٹس کو, اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو پرسیپشن ہے وہ بڑی خراب ہو رہی ہے امریکنز میں, اور یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہے, اور وی اینڈ اپ ان اے بیسمنٹ ان لاہور یا ان پاکستان, کہ جہاں سے بیٹھ کے یہ باتیں ہو رہی ہیں, وی ٹریس اٹ بیک. تو ظاہر ہے کہ آپ اس کی ورکنگ کے لیے اور وہاں پر اپنا ایک, کیونکہ دیکھیں ابھی اگر پرسیپشن
60% 70% अमेरिकन की इसराइलीज के खिलाफ हो जाएगी, तो वो कैसे लोगों को मुंतखब करेंगे और फिर वही लोग ऊपर आएंगे और वो अपनी पॉलिसीज़ कैसी बनाएंगे जो इसराइल को सूट नहीं करती होंगी। तो वहाँ पर उन्हें अपनी मर्ज़ी के लोग और अपनी मर्ज़ी का निज़ाम, उसके लिए अपनी मर्ज़ी की परसेप्शन चाहिए इसराइल की। उसके लिए दे आर सेइंग कि हम उसमें उस जंग में हम हार रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं। और जो जवाबी हमले शुरू किए हैं उसके ऊपर जेडी वैंस जो है उसने टेक ऑन शुरू किया है और उसने दिफा भी किया है कि जो ईरान है उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स होने चाहिए। यानी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कुड यू बिलीव के इज डिफेंडिंग ईरान's राइट टू सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट इसराइल। यानी दे आर सो मच इन लव विद गेटिंग दिस डील डन एंड थ्रू एंड एक्टेड अपॉन, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि ये अमरीकी इजारादारी का खात्मा हो जाएगा। जो क्रिपल किया है ईरान ने वर्ल्ड इकोनॉमी को और यूएस को जिस तरीके से उसके जवाब में हिट हुआ है, जो उनकी बेसिस को उधेड़ के रख दिया अपने, बेहतर ये इस कहानी को यहाँ खत्म हाँ किया। अब ये सुने कि नेतन्याहू के और उसकी काबीना के मुतालिक इसने क्या कहा है। What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second, यानी साथ में अमरीकी नायब सदर सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मुझे बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगा कि जिस तरीके से ये डोनाल्ड ट्रंप को अटैक कर रहे हैं, साथ में उसने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और ये कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जो ये कह रहा है कि they are attacking the only powerful ally that is left in this world. बिल्कुल सही। यानी अमेरिका, उसने कहा कि सिर्फ हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, दुनिया में कोई और ताकत, चीन तुम्हारे साथ नहीं है, रूस तुम्हारे साथ नहीं है, बर्तानिया तुम्हारे साथ नहीं है, फ्रांस तुम्हारे साथ, G7 जी, यानी वो तमाम बड़े मुल्कों की बात कर रहा है, ताकतवर मुल्कों की, पोटेंट मुल्कों की बात कर रहा है। वो कह रहे हैं इनमें से कोई तुम्हारे साथ नहीं है। तो दिस हैज एक्सपोज्ड इजराइल्स वीकनेसेस। और इफ इट वर फॉर इजराइल, जो 12 दिन की जंग थी उसमें क्या हुआ था इजराइल के साथ 2025 में जो जून में हुई थी, इसराइल को उधेड़ के रख दिया था ईरानियों ने। अगर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमरीकी और उससे अलावा जो क्वाइटली वो कर रहे थे वो सपोर्ट ना फराहम कर रहे होते, तो उस जंग में इसराइल जो है उसकी ईंट से ईंट बच जाती। सही। और अब बेसिकली उन्होंने रियलिटी चेक दिया है। उसने कहा कि वेक अप टू रियलिटी, वेक अप एंड स्निफ कॉफी, यानी कॉफी सूंघो, उठो, आंखें खोलो, होश में आओ, तुम्हारी औकात क्या है। यानी ये आप सोच सकते थे कि इस जंग ने क्या अचीव किया कि एक अमेरिकी सदर, एक अमेरिकी नायब सदर इजरायलियों को ये बता रहा है कि तुम्हारी औकात ही कोई नहीं है, बाकी तो बताते थे। तो बेसिकली अपनी, और फिर ये हैरान कुन है कि अपनी फॉरवर्ड पोस्ट, इसराइल अमेरिका की सेंटकॉम की फॉरवर्ड पोस्ट है फॉर इट्स लार्जर डिजाइन्स फॉर द वर्ल्ड, एब्सोल्युटली, टू कीप इट्स पावर। यानी एक बुली छोड़ा हुआ है, जिस तरह हमारे रीजन में इंडिया के साथ इन्होंने किया। ये वो हेजमॉन है, ये वो बुलवॉक है जो चाइना का रास्ता रोकेगा। इसराइल, उसने तेल की दौलत से माला माल अरब मुल्कों में अपने पंजे गाड़ने के लिए, अपनी बेसिस बनाने के लिए, पेट्रो डॉलर मेंटेन रखने के लिए, तेल अपनी मर्जी से फ्लो करे, ऑयल प्राइसेस अपनी मर्जी से चलें, तमाम अहम आबी रास्ते, तमाम अहम रिसोर्स रिच रीजन्स, उसमें पंजे गाड़ने के लिए ये फॉरवर्ड पोस्ट है जो इसराइल है। उसके खिलाफ हो जाना, ये एक वो वंडर है जो डोनाल्ड ट्रंप जैसा पागल शख्स ही अचीव कर सकता है। लेकिन अब इसके नतीजे में क्या होगा, और जो गुफ्तगू जेडी वैंस कर रहा है इसराइल के हवाले से, जो ट्रस्ट के ऊपर सवाल हुआ कि क्या तुम इसराइलियों पर ट्रस्ट करते हो, एतमाद करते हो, उसके ऊपर आप जवाब सुन के हैरान हो जाएंगे कि यार ये अमरीकी नायब सदर को क्या हो गया। ये जरा सुने। geographies. Do you trust them? You know, I don't trust anybody. When it comes to international affairs and diplomacy, do I think that they're very capable? Absolutely. Do I think that, again, when we have shared interests, we work together very well? Absolutely. But I don't trust anyone.
I don't trust anyone. जब ये भी इन्होंने इंटरनेशनल इंटरव्यू पॉलिटिक्स दिया और था ना, डिप्लोमेसी जिसमें की बात होती है तो मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। ये बाकायदा अमेरिकी नायब सदर कह रहा है, अमेरिकी सदर को आप सुन चुके हैं, इसराइल के जो कैबिनेट के लोग हैं नेतन्याहू की, उन्होंने बढ़ चढ़ कर बात करना शुरू कर दी। और अब सबसे अहम सवाल ये आ रहा है कि 27 अक्टूबर को इसराइल में इंतखाबात होने थे। बिल्कुल। अब वो 120 मेंबर्स की क्नेसेट जो है उसमें से 106 मेंबर्स ने वोटिंग कर दी है और उन्होंने कहा कि अर्ली इलेक्शंस करवाएं। अब अर्ली इलेक्शंस में नेतन्याहू वैसे भी इस वक्त उसकी परसेप्शन गिर चुकी है और वो जो लबनान पे आप बमबारी देख रहे हैं, जो वहाँ पर वो कब्जा कर रहा है, ये इसको अपनी वॉर ट्रॉफी के तौर पे पेश करना चाहता है, क्योंकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रहेगा, ईरान को $300 अरब रिकन्स्ट्रक्शन के मिलेंगे, ईरान जो है उसके फ्रोजन एसेट्स जो हैं अनफ्रीज हो जाएंगे, उसको कम्युनिटी ऑफ नेशंस में उसको वेलकम किया जाएगा, उसकी अनसेंक्शनड इकोनॉमी जो है उससे प्रॉमिस की जाएगी। ईरान के इस वक्त डेलीगेशन को ही आप देख लें जो पहुंचा है जी स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के लिए, उसमें उनके बैंकिंग सेक्टर के टॉप ऑफिशियल्स, उनके फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उनके ऑयल के, डिप्लोमेसी के, हर वो अहम बंदा जो इस मुज़ाकरात की या इस डील के नतीजे में जो कुछ ईरान को मिलना है उसके लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो अब इलेक्शन से पहले वो चाहता है कि मेरे लिए कोई वॉर ट्रॉफी मिले, वो वॉर ट्रॉफी मिलने नहीं लगी। डोनाल्ड ट्रंप या तो ओवर पावर कर दिया जाएगा, या डोनाल्ड ट्रंप का बुरा वक्त समझेंगे शुरू हो गया, या नेतन्याहू का। और वो क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और अमेरिका का कहते हैं कि हमें तो बस एक ही काम आता है, रिजीम चेंज। जो अपनी पावर है उसका इस्तेमाल करके ईरान में नाकाम हो गया तो क्या यहाँ पर कामयाब होगा और अपनी मर्जी के लोग जो हैं वो ले आएगा? क्योंकि अगर नेतन्याहू रहता है, अगर नेतन्याहू सर्वाइव करता है तो डोनाल्ड ट्रंप का जीना हराम कर देगा। ये आप लिख के रख लें, सही, डोनाल्ड ट्रंप का जीना हराम कर देगा। अब ये जो इजरायली चैनल 12 है उसने रिपोर्ट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल्स ने खामोशी से बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स राब्ते शुरू कर दिए हैं अपोजिशन लीडर नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट जो पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहा है और यूट्यूबर है बेसिकली। अच्छा, तो आपका भी चांसेस मुस्तकबिल में जो है वो अच्छे हो सकते हैं कि अगर आप फेमस हैं यूट्यूब के ऊपर तो आप भी किसी दिन। मैं आज सदीक जान को फ़ोन करता अच्छा। तो नफ्ताली बेनेट जो है वो बेसिकली जो है वो इसी तरह के मस्खरों में से है, और वहाँ पर इसराइल में सारे ही हार्ड लाइनर्स हैं, हार्ड हिटर्स हैं, और इस तमाम वक्त के दौरान ये ठीक नहीं हुआ, ये भी करो, फलां चीज़ कर दो। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो एटम बम इस्तेमाल करने की बात भी कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर ऐसा हमला कर दो। तो नफ्ताली बेनेट से और आइंस्टॉक से, उसके बाद नहीं आइजन कॉट से, फिर उसके बाद मुख्तलिफ लोग हैं, उसमें यार लेपिड है, उसमें बेनी गांट्स है, उसमें लीबरमैन है, उनके साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं। और जो टॉप कंटेंडर्स हैं जिन्होंने नेतन्याहू को मुमकिन तौर पर रिप्लेस कर सकते हैं, वो चेंज ब्लॉक लीड करने वाले जो लोग हैं कि तब्दीली आनी चाहिए इसराइल में, उनके साथ अमरीकियों के राब्ते का मतलब यही है कि ये लड़ाई अब बाकायदा एक भरपूर जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। नेतन्याहू के मुतल्लिक ओपनली बात करना, लेकिन साथ में देखें कुछ चीज़ें आप प्लान करके करते हैं और कुछ चीज़ें फिर खुदा हैपनिंग की तरफ से होती हैं, फिर आपके साथ हो जाती हैं। अब इस लड़ाई में जो सबसे अहम बात हुई है कि नेतन्याहू को खामोश कराने के लिए, उसकी बकबक बंद करवाने के लिए, उसकी डिमांड्स लिस्ट जो है उसको बंद करवाने के लिए इन्होंने ना चाहते हुए भी इसराइल को और इसराइली तरीक़ेकार को एक्सपोज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की बात करके, जेडी वांस ने भी, और ये कहना है कि तुम्हारा तो वजूद ही हमारी वजह से, इससे बड़ा ताना क्या हो सकता है। और उसके बाद हिलरी क्लिंटन ने, उसने भी बता दिया कि ये सारा यही गेम करते हैं। 2009 से 2012 तक मेरी भी यही सूरत हाल थी। अहूद बराक जो है वो मेरे साथ ये कर रहा था, अमेरिका से पक्का जवाब मिल गया। और ये तो बहरहाल देखें अब क्या इसमें आगे मजीद क्या होता है। लेकिन हैपनिंग टाइम्स, डोनाल्ड ट्रंप जॉर्जिया मेलोनी मेरे साथ तस्वीर उतरवाना चाह रही है, पेड्रो सांचेज जो है वो ऐसा हो गया है, कायर स्टामर इस्तीफा दे दे, कार्नी के साथ ये होना चाहिए, एडोल्फ के साथ उसके साथ ये होना चाहिए, इलाफ के साथ ये होना चाहिए, फलां के साथ ये होना चाहिए। हर जगह पर एक नया महाज खुल गया इस जंग से। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।